फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज मैं आप लोगों के सामने 26 जून के नाम से स्लाइड लेके आया हूं, और जिसे आप लोग लगातार देखते रहें। और आज शाम की, कल का इंटरव्यू का जो स्लाइड है वो आज शाम को हम अपडेट करेंगे। वो जो है बायोलॉजी पे अच्छा क्वेश्चन हुआ है उस पे। और देखिए, आप लोग को व्यवहारिक क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन से वीडियो के इंटरव्यू में भी पूछे जाते रहे हैं लगातार। तो हमने इन क्वेश्चंस को रखा है, और आप अपने को इस क्वेश्चन के लिहाज से तैयार कर लीजिए। आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे ये क्वेश्चन है कि आप अपनी शिक्षा का उपयोग जूनियर असिस्टेंट के जॉब में कैसे करेंगे। सपोज करिए आपने एमबीए किया हुआ है और आप वहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं। आप बीसीए किए हैं, आप एमसीए किए हैं, ये सब सारी चीज़ें, आप मैथ्स से हैं या आप आर्ट साइड से हैं। तो विशेषतः ये क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है जब आप ज़्यादा, मतलब कुछ आपका स्पेशल एजुकेशन हो और आप जे के लिए इंटरव्यू देने आए हो, तो ये ज़रूर पूछा जाने लगता है कि आखिर आप अपनी शिक्षा का उपयोग जूनियर असिस्टेंट के इंटरव्यू में कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, इनका क्लियर नहीं हो पाया था कि इनका एजुकेशन मतलब क्या था और किस हिसाब से इन्होंने कर लिया। लेकिन जिस हिसाब से इनके क्वेश्चन किए गए, लगा कि इनका आर्ट साइड था, और हो सकता है कि उनसे एजुकेशन के बेस में इसी पे पूछ लिया गया हो। लेकिन अगर आपसे पूछता है ऐसा क्वेश्चन कि आप अपनी शिक्षा का उपयोग जूनियर असिस्टेंट की जॉब में कैसे करेंगे, तो कुछ कॉमन पॉइंट्स हम आपको बता देते हैं, जिनके आधार पे आप वहाँ उनको बता सकते हैं। बाकी आप अपनी शिक्षा के अनुसार वहाँ पे बता देना। जैसे आपने एमबीए किया है तो मैनेजमेंट बता देना, आपने बीसीए किया है तो सर टेक्निकलिटी चीज़ों को का जो है वो डेटा कलेक्शन करके स्टाफ का नियमित उनका कार्य का निर्देशन का, इन सब का भी सहयोग दिया जा सकता है। लेकिन कुछ जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनको मैं बता रहा हूँ। जैसे कि स्टाफ के रूप में कैसे करेंगे। स्टाफ के रूप में वातावरण यानी पर्यावरण अच्छा रख के, जैसे स्वच्छता रख के, साफ सफाई रख के, ठीक है। फिर दूसरा कि स्वच्छता रख के आप करेंगे। उसके बाद आप सहयोग देंगे एक लीडरशिप में, जैसे ऊपर के अधिकारियों ने आपको निर्देशन दिया तो आप उसमें कॉपरेट करेंगे, जिससे आप एक दूसरे जो आपके अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके लिए एक आप जो है वो प्रस्तुत कर सकें मार्गदर्शक के रूप में, कि भाई हमारे सीनियर अधिकारी हैं, ये ऐसे करते हैं। तीसरा जो आप पॉइंट्स बताएंगे, कॉमन पॉइंट है, वो ये कि उत्तरदायित्व का सर पूरी तरह निभाएंगे। जो हमको हमारी ड्यूटी होगी उसके प्रति जो भी हमको उत्तरदायित्व मिलेगा उसका हम निर्वहन करेंगे। ये 3 पॉइंट्स आप वहाँ बता देंगे। यूपी में कितने मंडल हैं ये पूछा गया है, तो 18 मंडल आप जानते हैं। कितने मंडल में 4 से कम जिले हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये पूछ लिए होंगे। ये पूछने के 2 रीजन होते हैं। आप पकड़ने की कोशिश किया करें कि इंटरव्यूअर क्यों ऐसा पूछ रहा है। ये पूछने के 2 रीजन हो सकते हैं। या तो उस जिस जिले में से ये हो उस जिले में कम हो, और या तो खुद जो इंटरव्यूअर हो वो जानता हो कि इस जिले में कम है, तो उसलिए पूछ लिया। तो देखिए, आजमगढ़ मंडल है, आजमगढ़ मंडल में आजमगढ़, बलिया और मऊ आता है। बस्ती में बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर आ जाते हैं। झांसी में जालौन, झांसी और ललितपुर आ जाते हैं। मिर्ज़ापुर में मिर्ज़ापुर, संत रविदास नगर और सोनभद्र आ जाता है ना। और सहारनपुर में मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली आ जाता है। आप देखिए, यही इतने ज़िले हैं, 3 और 2 5, ये 5 जो हैं इसमें 4 से कम है, यानी 3-3 है, ठीक है। और इसमें 2 को कवर नहीं किया गया, 2 तो नहीं है, तो मुजफ्फरनगर, सहारन, शामली। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जिले वाले मंडल अगर आप देखें तो 3 हैं। इसको मैंने यहाँ पे कवर कर लिया, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे कर लिया वीडियो के। अच्छा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो का पीडीएफ जरूर देख लें, नहीं तो जान लीजिए कि रिपीटिशन क्वेश्चन की हद हो रही है और आप लोगों को बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि वो कहाँ से क्वेश्चन लाएंगे, इतने मतलब 16,000 लड़कों का इंटरव्यू हुआ है, उसमें से 4,000 लड़कों के इंटरव्यू कॉमन तो होंगे ना। तो इसलिए आप लोग जरूर वीडियो का देख लीजिए। अगर नहीं हो तो पीडीएफ ले लीजिए, आप कॉल कर लीजिए, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे कर लीजिए, जिस पे भी हो, और उसके बाद आप ले लीजिए। तो देखिए, इसमें क्या है कि कानपुर में कौन कौन से हैं, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात और कानपुर नगर आ जाते हैं। लखनऊ में भी हरदोई, लखीमपुर खीरी, खीरी है या खीरी लिखते हैं कहीं कहीं, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव आ जाता है। और मेरठ में बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और हापुड़, यहाँ पे हापुड़ हो जाता है। नोएडा का फुल फॉर्म पूछा है इनसे, ये पहले भी पूछा जा चुका है। इंटरव्यू की शुरुआत होता 14 जून के आसपास भी पूछा गया है, फिर भी इनसे पूछा गया, परसों का इंटरव्यू था। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया होती है, ये नोएडा से रहे होंगे या नोएडा जिक्र आ गया होगा तो नोएडा का फुल फॉर्म पूछ लिया गया होगा। एनआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन रेसिडेंट इंडियन होते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में प्रवासी भारतीय कहते हैं। वे भारतीय नागरिक जो अपने किसी काम के सिलसिले में या कोई अन्य कारणवश भारत छोड़कर विश्व के दूसरे देश में बस जाते हैं, वो प्रवासी भारतीय कहलाते हैं। एनसीआर क्या है, देखिए कि वीडियो इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है। एनसीआर को हमने डिटेल में कवरेज दिया था, अब यहाँ पे डिटेल में नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी दे रहे हैं। नेशनल कैपिटल रीजन होता है एनसीआर का फुल फॉर्म, और इसको यहाँ प्लानिंग बोर्ड एनसी आरपीबी बनाई गई है। कब बनाई गई है, 1985 में इसका गठन किया गया है। और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये 3 राज्य लेकर के
जिले का गठन किया गया। अच्छा, इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। कैसे बनते हैं कि सबसे ज़्यादा किस राज्य के आते हैं जिले, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूँ, तो उसमें ऑप्शन दे देगा, तो आप उसमें हरियाणा देख लेंगे, ठीक है। जबकि दिल्ली भी है, दिल्ली इससे मिलके सब बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि सबसे यूपी का कौन कौन सा जिला आता है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा। और यूपी का कौन सा जिला सबसे बाद में आया, तो शामली आया है, आपको पता ही है, शामिल हुआ है इसमें। और इस ढंग से ये चीज़ें जो है बेहतर है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको पुटअप हो जाएंगे एग्जाम्स में, तो यहाँ से आप दृष्टिकोण रखिए। और ये भी पूछा था कि यूपी के कितने जिले एनसीआर में है, तो आप इसे कमेंट करके बताएं हमको। निर्माण कर करते हैं, शेक्सपियर के नावल पूछा है, ये हिंदी इंग्लिश लिटरेचर रहा होगा, तो आप बता दें वहाँ पे रोमियो एंड जूलियट, ओथेलो, हैमलेट, जूलियस सीजर, किंग्स लियर, मच अबाउट नथिंग, द टाइमिंग ऑफ द श्रीव, मैकबेथ, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एज यू लाइक इट। लेकिन यहाँ पे आप रुकिए, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं या किसी साहित्य के स्टूडेंट्स हैं, तो आपसे पूछेंगे वो नावल, उस नावल के बाद वो उसी नावल में घुस जाएंगे, आपने कौन से पढ़ा है, देखिए इनसे आपने कौन से पढ़ी है, इनसे पूछ लिया है, तो आपने कौन सी पढ़ी है, तो इसमें वो बताएंगे जो भी पढ़े होंगे। लेकिन आप वही बताइए जो आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो कोई एक जरूर ध्यान दे लीजिए। उसमें करेक्टर कौन है, करेक्टर का नाम देख लीजिए, आप करेक्टर का नहीं देखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। उसकी एंडिंग देख लीजिए, कहानी क्या है देख लीजिए, क्योंकि उन्होंने पूछा है, वीडियो के इंटरव्यू में इन्होंने पूछा है, तो इस ढंग से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद इसमें एक चीज़ और पूछा है कि उनकी रोमांटिक नावल कौन कौन सी है, तो रोमांटिक नावल एज यू लाइक इट उनकी रोमांटिक नावल है। इसमें रोजालिंड करेक्टर थी, और इसलिए ये अभी तक याद रह जाता है। और एज यू लाइक इट इनका रोमांटिक नावल है। और भी नावल इस प्लेस है ये, और इस ढंग से आप यहाँ पे बता देंगे कौन से आपने पढ़ी है। तो इन्होंने ओथेलो बताया था, ओथेलो के बाद उन्होंने पूछ लिया ओथेलो का करेक्टर क्या है, तो आप वही बताइए जो जो है आप पढ़े हैं, इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ। चाहे हिंदी साहित्य हो, चाहे संस्कृत साहित्य हो, चाहे इंग्लिश साहित्य हो। पोएट कौन से थे, आपने कौन सा तो पढ़ा था, तो आप बताइए जो पोएट पढ़े हों। वर्ड्सवर्थ और जॉन मिल्टन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसलिए आप ध्यान रखिए, क्योंकि ज़्यादा फेम है वो लोग। तो कोई पोयम, तो वर्ड्सवर्थ की कोई पोयम आप रट लीजिए जिससे आप सुना सकें। आपातकाल सुना है आपने, क्या होता है, तो जी सर आपातकाल सुना है। तो क्या होता है आपातकाल, भारतीय संविधान में एक ऐसा प्रावधान है जिसका प्रयोग तब किया जाता है जब देश को किसी आंतरिक, बाह्य अथवा आर्थिक रूप से किसी तरह की खतरे की आशंका होती है। आपातकाल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है और कौन कौन से हैं, अगर ये पूछा है तो भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल हैं। इनका वर्णन क्या है, नेशनल इमरजेंसी, इसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 352 में किया गया है। यह इमरजेंसी पूरे देश में लागू होती है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, वीडियो इंटरव्यू में ठीक ये क्वेश्चन पूछा गया और पूरा डिटेल वहाँ पे मैंने कवरेज किया। अगर आप जिन जिन बंदों ने वीडियो का PDF बनाया है या नोट्स बना रहे हैं, उनको ये सब क्वेश्चन आते होंगे, है ना। यह मुख्यतः 3 परिस्थितियों में लागू की जा सकती है। ये 3 परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं, यदि किसी अन्य देश के साथ युद्ध हो रहा हो, पहला। बाहर किसी नॉन स्टेट एक्टर यदि हम पर हमला कर दें, दूसरा। एक्सटर्सन अग्रेशन शब्द का प्रयोग किया गया था बाहर नॉन स्टेट एक्टर के लिए, यदि देश के अंदर किसी हथियारबंद संस्था द्वारा भारत में विद्रोह, किंतु बाद में इसे बदलकर आर्म्ड रिवेलियन, मतलब आर्म्स सहित जो है किया गया, शस्त्र सहित, तो जो है आप लगा सकते हैं, ठीक है, आपातकाल। यह परिवर्तन 1978 में किया गया था। राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है, ये पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। JNK में इस समय, क्यों, वहाँ पे गवर्नर रूल है, राज्यपाल शासन होता है, राष्ट्रपति शासन नहीं होता। तो आप वहाँ स्पष्ट कर देंगे कि सर वहाँ राष्ट्रपति शासन क्या राज्यपाल शासन है ना, राज्यपाल शासन राष्ट्रपति शासन। और वहाँ लगता कैसे है, वहाँ की धारा 90 के तहत जो है जम्मू कश्मीर की जो संविधान है वो अलाउ करती है, तब जाके वहाँ पे लगता है, तो ये चीज़ वहाँ पे हो जाती है। क्योंकि अभी वहाँ पे उनका कोलिजन जो बीजेपी गवर्नमेंट का था उसका टूट गया। और एक क्वेश्चन और पूछा है कि JNK में किस पार्टी का शासन था, तो उसका मोहम्मद मुफ्ती सईद का आप पार्टी का नाम पूरा बता देना है, ठीक है। क्या होता है राष्ट्रपति शासन, तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन हमने कवर कर लिया। इसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 356 में किया गया। यदि किसी राज्य में तब लागू होती है जब वहाँ पर संवैधानिक तंत्र, 2 आप कीवर्ड्स पकड़िए, मैं आपको बता रहा हूँ, संवैधानिक तंत्र प्रशासन चलाने में असमर्थ हो जाता है, यानी संवैधानिक तंत्र की विफलता, पहला राष्ट्रपति शासन लगेगा। दूसरा जो लगता है, इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान के आर्टिकल 365 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है जब इस आर्टिकल के अंतर्गत यदि कोई राज्य केंद्र सरकार के आवश्यक निर्देशों का पालन नहीं कर पा रहा। ये 2 क्या, पहला क्या हो गया, पहला हो गया कि विफलता, संवैधानिक तंत्र की विफलता। दूसरा, केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न हो रहा हो उस राज्य में, तब भी राष्ट्रपति शासन लगता है, लेकिन इसमें अनुच्छेद अलग हो जाते हैं 365, और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है 365, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए। आर्थिक आपातकाल क्या है, इसके साथ कवर कर लिया गया। इसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 360 में किया गया है। यह भारत में तभी लागू किया जा सकता है जब भारत का आर्थिक स्थिरता किसी रूप में से खतरे में
आ जाती है। यदि किसी स्थिति में भारत की आर्थिक नीतियां पूरी तरह से असफल हो जाती हैं तो यह इमरजेंसी भारत सरकार द्वारा लागू की जा सकेगी। 360 आप याद रखें। कब कब लागू हुआ है भारत में, ये क्वेश्चन पूछा गया है, वीडियो में भी पूछा जा चुका है, इसमें भी पूछ रहे हैं। तो वर्ष 1962 से 1968 तक, जिस दौरान भारत पाकिस्तान और भारत चीन युद्ध हुए पहली बार। इस समय भारत की आर्थिक स्थितियां बहुत खराब हुई। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान लड़ाई के समय पुनः इमरजेंसी लागू की गई, 3 बार लागू की गई है। वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस का कारण बताकर पूरे भारत में इमरजेंसी लागू कराई। यह इमरजेंसी बहुत अधिक प्रभावशाली थी। ठीक है। प्रधानमंत्री किस संसदीय क्षेत्र से चुने गए हैं, आप जानते हैं, वाराणसी ये चुने गए हैं। और इससे पहले कहाँ से लड़ते थे, देखिए एज अ सांसद, यानी जो है लोकसभा के सांसद के रूप में वो नहीं लड़ते थे, बल्कि जो है इससे पहले गुजरात से चुनाव लड़ते थे वो विधानसभा का। ठीक है, इसलिए वो सीएम थे। तो ये क्वेश्चंस आज के थे जो हमने यहाँ पे कवर किया है फ्रेंड्स। और आज हम कल के क्वेश्चन जो बायो के हैं उनके आज शाम तक उसको डालेंगे, अपडेट कर देंगे। और अब हम दो दो स्लाइड एक में करके हम लोगों को बना देते हैं। फिर जैसा भी होगा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपको जो ज़रूरत हो आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, उसके बाद हम लोग जुड़ जाएंगे। लेकिन आप मुझे बस काम की बातें व्हाट्सएप करिए। मैं नंबर फिर से दे रहा हूँ, 9455330292। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्लाइड में। थैंक यू।